नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। देहरादून में हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर भावुक माहौल देखने को मिला। एमडीडीए कॉम्प्लेक्स में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बहुगुणा के पहाड़ के विकास और पारदर्शी शासन के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आज भी प्रेरणादायी है। उन्होंने उनके दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प दोहराया। पूरे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर अनेक जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। उनकी 107वीं जयंती है। मैं उनको समस्त प्रदेशवासियों की ओर से नमन करता हूं। और वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत इसलिए हैं कि एक सामान्य स्थितियों में, सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पैदा होकर उन्होंने प्रयाग में जाकर, उस समय के इलाहाबाद में जाकर एक अपना स्थान बनाया और पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत सरकार में अनेक पदों पर रहकर अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया। पारदर्शिता, भ्रष्टाचार से मुक्त करने में, साफ सफाई से काम करने में और एक व्यवस्था जो उन्होंने बनाई उस समय लोगों के साथ बहुत सहजता से। अनेक बार उनको बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन वो उनके सामने कभी झुके नहीं, हमेशा डटे रहे। ये हम सब के लिए बहुत प्रेरणा है। हम उनके पद चिन्हों पर चलते हुए राज्य को, जो उनके समय में बहुत सारे काम, उनकी लोकप्रियता थी, उसके कारण से आज अनेक संस्थान, अनेक विश्वविद्यालय हमारे राज्य के उनके नाम से चल रहे हैं। आगे भी हम उस दिशा में उनके जीवन से प्रेरणा लेकर काम करेंगे। मैं उनको उनकी जयंती पर नमन करता हूं। आज उनके सुपुत्र श्री विजय बहुगुणा जी हम सब के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार हमारा मार्गदर्शन करते हैं। सौरभ जी उनके सुपुत्र हैं, प्रदेश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं। सुबोध भाई, इन्होंने भी काम किया उसके साथ। और विवेकानंद खंडूरी जी, मैं इनका बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि हर बार यहाँ पर जो है वो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं और हम सब उनका स्मरण हमेशा करते रहेंगे। उनको सत नमन। देहरादून में पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की 107वीं जयंती पर कांग्रेस मुख्यालय में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गोदियाल ने बहुगुणा को दूरदर्शी और जनहितैषी नेता बताते हुए कहा कि उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक है। कार्यक्रम में उनके राजनीतिक जीवन और जनसेवा को याद करते हुए उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हम सब लोगों ने याद किया। वो पहाड़ के वास्तविक रूप में सपूत थे। पहाड़ का दर्द उनके मन में पहले से रहा और उन्होंने एक पहाड़ी होने का वो कहते थे कि हिमालय टूट सकता है पर झुक नहीं सकता, लेकिन हिमालय टूटकर भी मैदानों को जीवन देता है। मैदान में उपजाऊ जमीनें वो हिमालय टूटकर पैदा करता है। तो इसलिए उनका ये विचार बहुत बृहद और बहुत बड़ा विचार था और वो हिमालय के समान ही बिल्कुल मजबूत इच्छा शक्ति रखने वाली शख्सियत थे। हम सब आज इस मौके पर उन्हें सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजों में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिली, जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में टॉप रैंक सिर्फ 1 नंबर के अंतर से ही तय हुआ। 10वीं में नैनीताल के अक्षत गोपाल और 12वीं में बागेश्वर की गीतिका पंत एवं उधम सिंह नगर की सुशीला महेंद्रिटा ने टॉप किया। वहीं करीब 23,000 छात्र छात्राएं परीक्षा पास नहीं कर पाए। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने शनिवार को 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम की औपचारिक घोषणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की उपस्थिति में की गई। वहीं शिक्षा मंत्री ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और छात्र छात्राएं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। उन्होंने जो छात्र पास नहीं हुए उनका भी हौसला बढ़ाया।
शिक्षा विभाग की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि इस बार हमारा जो हाई स्कूल का रिजल्ट है ये पिछले साल की तुलना में लगभग 1.5% ज़्यादा रहा है और टोटल हमारा जो परीक्षा परिणाम रहा है वो 92% से ज़्यादा रहा है। और इसमें बड़ी बात यह है कि लगभग 30% बच्चे हमारे फर्स्ट क्लास आ रखे हैं और उससे बड़ी बात यह है कि 7.5% बच्चे हमारे 75% से ज़्यादा आ रखे हैं, जिनके कि 75% से ज़्यादा नंबर हैं, इनकी संख्या भी 7.5% है। और हमारा जो रामनगर का ईशान कोठारी है उसने हाई स्कूल में टॉप किया है। मैं अपनी ओर से उनके गार्जियंस को भी, टीचर्स को भी और उनके सभी परिजनों को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि अक्षत गोपाल जो है बहुत होनहार बच्चा है हमारा और उन्होंने 500 में से 491 नंबर प्राप्त किए। तो मैंने अभी उनसे बात भी की है, उनके गार्जियन से भी बात की है और मुझे बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमारे पूरे प्रदेश में टॉप किया है। साथ में जो हमारा सेकंड आया है वो राजकीय इंटर कॉलेज खैरना से आया है, भूमिका, उनको भी मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। बीजेपी विधायक आशा नौटियाल ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया, लेकिन कांग्रेस ने नकारात्मक रवैया अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने महिलाओं के अधिकारों के लिए ठोस प्रयास नहीं किए। नौटियाल ने कहा कि देवभूमि की मातृशक्ति इस रवैये को कभी स्वीकार नहीं करेगी। मसूरी देहरादून मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक दबाव के बीच कुठाल गेट के पास बने नए वैली ब्रिज ने राहत की उम्मीद जगाई है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निरीक्षण के बाद इस पुल का उद्घाटन कर इसे आम जनता को सौंपा। अस्थायी रूप से बनाए गए इस ब्रिज से अब जाम की समस्या कम होने की संभावना है। मंत्री ने कहा कि स्थायी पुल बनने तक ये व्यवस्था स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए बड़ी सुविधा साबित होगी। विधानसभा में बहुत नुकसान हुआ। मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। जहाँ यहाँ पर ये पुल क्षतिग्रस्त हुआ था, वहीं कट्टीकोला में, शैलधारा में इसमें क्रांति आई थी, क्योंकि ये मसूरी मुख्य मार्ग है और ट्रैफिक का जो दबाव है रोड पर रहता है, पूरा रोड यहाँ से जाता है और कुछ छोटा जो पहले पुल लगा है छोटा होने के कारण यहाँ पर सब जाम लगता था। यहाँ के लोगों की मांग थी, हमारे अध्यक्ष जी सारी टीम मसूरी की बार बार मांग कर रही थी, तो हमने तुरंत पूछी हालांकि हमने एक परमानेंट पुल भी यहाँ पर शुरू किया है 8 करोड़ की लागत से, लेकिन आज ये वैली ब्रिज ये शुरू हो गया है। इस वैली ब्रिज के बनने से जो हमारे टूरिस्ट या हमारे आम जनता जो यहाँ से गुजरती है, जो दिक्कत है उससे उनको निजात मिलेगी और जो जाम की समस्या है वो समाप्त होगी। कुंभ मेला 2027 को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की तैयारियां तेज हैं। इस बार मेले में साइबर क्राइम से निपटने के लिए अलग से साइबर थाना स्थापित किया जाएगा, जहां आईटी एक्सपर्ट पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। कुंभ मेला पुलिस और प्रशासन मिलकर रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी धोखाधड़ी से बचाया जा सके। साथ ही करीब 35 थाने बनाने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। जैसे हम लोग एक डिजिटल युग में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवेश कर रहे हैं, वैसे ही वैसे जो डिजिटल क्राइम है वो भी बढ़ रहा है और साइबर क्राइम भी इसी का एक हिस्सा है। और पुलिस भी साइबर क्राइम से निपटने के लिए लगातार प्रयत्नशील है।
आगामी कुंभ मेले के दौरान भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि साइबर क्राइम अगर कोई होता है तो त्वरित संबंधित व्यक्ति को इससे हम लोग राहत दे सकें। इसके लिए हम लोग एक अलग से साइबर थाने का भी प्रस्ताव जो हमारे यूजुअल थाने होते हैं उनके अलावा कर रहे हैं। कुंभ मेले के लिए फोर्स अगर हम परंपरा को देखें तो कई चरणों में आता रहा है और अभी प्रथम चरण का फोर्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी महीने तक हमारे पास आ जाएगा। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, चूँकि अभी 4 धाम में भी काफ़ी हमारा फोर्स इंगेज्ड है, उसके बाद फिर कांवड़ में भी काफ़ी फोर्स इंगेज्ड होता है, तो एक तरह से कांवड़ के बाद फिर काफ़ी संख्या में फिर फोर्स की वृद्धि होती है। केदारनाथ धाम में आस्था के बीच एक नन्ही श्रद्धालु का उत्साह खास नजर आया। दरअसल एसपी रुद्रप्रयाग निहारिका तोमर ने बच्ची से बातचीत कर उसके अनुभव जाने। बच्ची ने बताया कि वो परिवार के साथ दर्शन आई है और इसके लिए स्कूल से छुट्टी ली थी। उसने कहा कि लंबे समय से केदारनाथ आने की इच्छा थी, जो अब पूरी हो गई और यहाँ की व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं कि उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इस क्रम में जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्रा, पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग और केदार सभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से केदारनाथ धाम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि केदारनाथ धाम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि दिक्कतें श्रद्धालुओं को न आए। श्री केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को सुबह 8 बजे खुले थे। हमारे द्वारा यहाँ पे समुचित मात्रा में पुलिस बल को व्यवस्थापित किया गया है। पुलिस बल के साथ साथ यहाँ पे पीएसी, सीएपीएफ की फोर्स तैनात है और साथ ही हमारी फायर एसडीआरएफ की टीम्स हैं और हमारे एटीएस और जो हमारा बीडीएस है वो भी लगातार यहाँ पे सघन चेक इन अभियान चलाए रहे। पहले दिन करीब 38,000 लोगों को यहाँ पर दर्शन कराया गया। दूसरे दिन भी 25,000 से ज्यादा लोग श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करके गए हैं। प्रातः 5 बजे से लगातार 12 बजे तक सभी लोगों को सुगम दर्शन कराए गए हैं और आज तीसरा दिन है यहाँ पर आज सुबह प्रातः 5 बजे से लगातार दर्शन कराए गए हैं। पुलिस और प्रशासन दोनों मिलकर यहाँ पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मेयर और जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी यहाँ पर पूरी टीम के साथ संयुक्त निरीक्षण किया गया है ताकि किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया सोशल मीडिया पर जो भ्रामक और अपुष्ट सूचनाएं फैल रही हैं उन पर ध्यान न दें और केवल जो औपचारिक मीडिया हैंडल्स हैं हमारे पुलिस के प्रशासन के, केवल उनसे सूचना प्राप्त करें। श्री केदारनाथ धाम में सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत है। जय बाबा केदार। मैं अध्यक्ष केदार सभा श्री राजकुमार तिवारी और अभी आज यहाँ पे जिला अधिकारी महोदय, एसडीएम साहब, मुखीमठ और पीडब्ल्यूडी एक्शन साहब सबके साथ हमने यहाँ पे श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया। लाइन पे जो तीर्थयात्री से उनसे मुलाकात की और सभी के दर्शन हो पा रहे हैं। और यहाँ पे जो है कि कुछ सोशल मीडिया पे ब्लॉगर के द्वारा, रील्स के द्वारा कुछ लोग अफवाहें जो फैला रहे हैं, क्योंकि ये सरासर कुछ गलत है। क्योंकि केदारनाथ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बहुत विषम है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पे हर चीज का संकट रहता है। जब कपाट खुलते समय बिजली का हो, पानी का हो, तो सफाई का हो, सब उसी पे सब लोग जो सबका है कि अच्छे से सभी यहाँ पे तीर्थयात्रियों को दर्शन हो, उनको रहने की व्यवस्था हो। उचित उसी समय पे आज यहाँ पे पूरा श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण किया गया और श्री केदार सभा यहाँ पे कटिबद्ध है कि सभी तीर्थयात्रियों को अच्छे से दर्शन एवं सुगम दर्शन हो। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। उत्तराखंड में महिला आरक्षण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी को महिला विरोधी बताते हुए उसके डीएनए को आरएसएस से जोड़ा, जिस पर बीजेपी के प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पलटवार किया और कहा कि अगर बीजेपी में आरएसएस का जीन है तो वो राष्ट्र और सनातन की सेवा करने वाला है, जबकि कांग्रेस पर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का उन्होंने आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस राष्ट्रीयता के लिए काम करने वाला, सनातन के लिए काम करने वाला एक ऐसी विचारधारा है जो आज पूरे देश को स्वीकार्य है। लेकिन कांग्रेस का जीन्स कौन सा है? एओ ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस। और कांग्रेस जनों में जो जीन्स काम कर रहे हैं वो पूरी तरह से एक अपने आरक्षण को लेकर ही तो काम कर रहे हैं।
एक ही परिवार का आरक्षण, भ्रष्टाचार का आरक्षण, तुष्टीकरण की राजनीति का आरक्षण। जैसे हमारे उत्तराखंड में हरीश रावत जी हैं, कितनी अच्छी तरह से उन्हें आरक्षित करा है कि जो कांग्रेस जन और उनके साथी उन्हें बार बार अपमानित करते हैं, उसके बावजूद भी वो कांग्रेस के लिए ही आरक्षित हैं। तो ये कांग्रेस का जीन है, जिसे राष्ट्रीयता से कोई मतलब नहीं है, जिसे देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, जिसे सनातन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को तो अपने राष्ट्र, सनातन और अपनी राष्ट्रीयता से मतलब है, इसीलिए आज पूरा देश हमारे साथ है। रुड़की के ग्रामीण इलाकों में अब लोगों को अपनी समस्याओं के लिए शहर नहीं जाना होगा। सरकार ने अनुपयोगी पंचायत भवनों को मिनी सचिवालय में बदलकर गांव-गांव तक प्रशासन की पहुंच आसान कर दी है। बिझौली गांव में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने इसका उद्घाटन किया। करीब 25 गांव में तैयार इन केंद्रों पर ग्रामीणों को शिकायतों के समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी। सभी को बधाई। आज जिला पंचायत विभाग के द्वारा 25 गांव में मिनी सचिवालय, जिसमें सारी प्रकार की सुविधा हैं, ऐसा उनका लोकार्पण इस प्रकार से किया गया है। आज पंचायत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम पूरे ब्लॉक के एक निश्चित गांव को एक उनका सर्वांगीण विकास हो, इस प्रकार की एक सारी व्यवस्था, और सभी विभाग मिलकर उसमें काम करेंगे। उसमें विधायक जी भी करेंगे, सांसद जी भी करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष जी भी करेंगे, ब्लॉक प्रमुख जी भी करेंगे, उसमें राज्य योजना भी, उसमें जिला योजना भी, सारी योजनाओं। यानी हम ऐसा नहीं कि सारे लोग मिलकर केवल एक ही काम करेंगे, सड़क बनाएंगे। कुछ विभाग से सड़क बनवाएंगे, कुछ से नाली बनवाएंगे, कुछ विभाग से वहाँ का मिनी सचिवालय अच्छा नहीं होगा उसे ठीक कराएंगे, कुछ विभाग से हम वहाँ अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा ड्रेनेज कराएंगे, कुछ विभाग से हम अगर अच्छा नहीं होगा तो वहाँ का हम क्षेत्र के लिए जो स्कूल अच्छा नहीं है स्कूल ठीक कराएंगे, सब चीज़ ऐसा कराएंगे। मंत्री जी, पंचायतों को मजबूत करने के लिए क्या प्रयास कर रही है सरकार? मैंने यही तो बताया है कि पंचायतों को मजबूत करने के लिए इस प्रकार की योजना हम बना रहे हैं। मंत्री जी, अब दौड़ लगाने की जरूरत नहीं होगी, बाहर तहसील मुख्यालय या जाना पड़ता है लोग मिनी सचिवालय बनने से? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर हमें जो काम हमारे यहाँ संपन्न होंगे, वो काम तो यहाँ उसी रूप में संपन्न होंगे। यानी प्रधान जी के पास हम जाएंगे तो वो जो काम प्रधान जी के द्वारा वो सारे यहाँ होंगे, जो काम हमारे मुख्यालय में होंगे वो वहाँ होंगे। लेकिन आपको अगर कोई ऐसी दिक्कतें आ गई, उसका एक समाधान ये हो जाएगा कि यहाँ बैठकर भी हम वो सारी चीज़ें देख सकते हैं और करवा सकते हैं। केदारनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी केदारनाथ पहुंचे, जहां उनके साथ समिति के मुख्य कार्य अधिकारी एवं रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मौजूद रहे। हेमंत द्विवेदी ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष आग्रह पर ग्रीन यात्रा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य केदारनाथ यात्रा को पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। उन्होंने लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। मेरा सभी जो हमारे देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्री हैं उन सबसे विनम्र आग्रह है, अनुरोध है कि आप जब यहाँ पर जो जिला प्रशासन, हमारे शासन, हमारी सरकार द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका पालन करें। जो भी मंदिर समिति की ओर से भी जो सब चीजें आपको हम सुरक्षित दर्शन कराएं, आप सुरक्षित रहें, आप स्वस्थ रहें, उसको लेकर हमने सारी व्यवस्थाएं भी की हुई हैं। और एक निवेदन और आप सबसे करना चाह रहे हैं कि जो हमने ग्रीन यात्रा का एक क्या है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि जो हमारा जो ये क्षेत्र है, ये हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पर आप सब लोग जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है उसको कम से कम प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित रखें, प्लास्टिक का उपयोग न करें, और एक स्वच्छ और स्वस्थ और साफ यहाँ से एक संदेश जाए इस क्षेत्र में। कहीं पर भी जो है सफाई को लेकर विशेष रूप से ध्यान दें और प्लास्टिक का पूरी तरह से जो है उपयोग यहाँ पर न करें। और रुख करेंगे बड़ी जानकारी का। देहरादून में भीषण सड़क हादसा पेश आया है। 200 से 250 मीटर गहरी खाई में आइशर वाहन गिरा है। वाहन में केवल चालक ही मौजूद था। वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि ये बड़ी घटना पेश आई है। और रुख करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दें। देहरादून में एयर रेड के दौरान अलर्ट अभ्यास किया गया है। सायरन बजते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में नजर आईं।
देहरादून में एयर रेड और ब्लैकआउट की मॉकड्रिल जारी है। आईएसबीटी घंटाघर अलग अलग इलाकों में, जिसको लेकर पहले से जानकारी थी। सायरन बजते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में नजर आईं। 30 मिनट के लिए ब्लैकआउट के तहत कई क्षेत्रों में बिजली बंद की गई है। मौके पर जो राहत बचाव कार्य का अभ्यास है वो किया जा रहा है। और रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।